नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 56 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज़। इसमें हम देखेंगे कि कंपनीज़ कितनी तरह की होती हैं और उनके क्या-क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं। साथियों, अगर हम 3 बेसिस पे कंपनीज़ को डिवाइड करें, तो पहला बेसिस है इनका मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि किस तरह से बनाई गई हैं, लायबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं और तीसरा है पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें, तो 2 तरह की कंपनीज़ में ब्रॉडली क्लासिफ़ाई कर सकते हैं 2 ग्रुप में, एक स्टैट्यूटरी कंपनीज़ और दूसरी हैं रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज़ एक्ट 1956। 2 तरह से कर सकते हैं। लायबिलिटी के बेसिस पे अगर हम कंपनीज़ को डिवाइड करें, तो फिर कंपनीज़ 3 तरह की हो सकती हैं। कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज़ लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनीज़ विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो तीनों तरह की हो सकती हैं। और ऐसे ही अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड करें, तो प्राइवेट कंपनी हो सकती हैं, पब्लिक कंपनी हो सकती हैं, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती हैं, फॉरेन कंपनी हो सकती है, वन पर्सन कंपनी होती हैं, स्मॉल कंपनी भी हो सकती हैं। तो 6 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनीज़ को डिवाइड करें। तो ये 3 अलग-अलग बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम कंपनीज़ को क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक-एक करके इनको डिटेल में। तो सबसे पहले है मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करते हैं, तो स्टैट्यूटरी कंपनी जैसा कि साथियों नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्टैट्यूटरी कंपनी जो है वो किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएट की जाती है। कोई लॉ है ऐसा जो सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है और उस लॉ के बेसिस पे कोई कंपनी अगर बनाई गई है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहेंगे। और स्टैट्यूटरी कंपनी जो है उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। Although each statutory company is governed by the provision of the Special Act, the Companies Act 1957-6 is also applicable to them इन सो फॉर एज प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट। तो हालांकि ये कंपनीज जो हैं वो बनी हैं कोई स्टैट्यूटरी एक्ट के द्वारा, लेकिन जो कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविज़न हैं वो भी इन पर अप्लाई होंगे। अब दूसरे तरह की कंपनीज जो होंगी, जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो हैं, यानी कि जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बनी है, या फिर जिसको हम कंपनीज एक्ट 2013 भी कहते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 भी कहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं। वो ज़्यादातर जो कंपनी हैं इंडिया में वो सभी 1956 कंपनीज एक्ट जो है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 भी जिसे कहते हैं, तो उनके अंडर ही बनी है। लेकिन कुछ कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनीज़ भी हैं, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एसबीआई जो है वो एसबीआई एक्ट के अंडर बना हुआ है। इसी तरह की और भी कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी कंपनीज़ हैं जो अलग-अलग उनके पर्टिकुलर जो एक्ट हैं उनके अंडर बनाई गई हैं। लायबिलिटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो कंपनीज़ 3 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली है कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो है of such a company is limited to the extent of the amount unpaid on the shares. It may be a private or public company. तो जिस जो शेयर के द्वारा लिमिटेड हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, उनकी लायबिलिटी उतनी ही है जितना कि अमाउंट जो है उनको पे करना हो सकता है, अनपेड है उनका शेयर्स, उनके जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से ही उनकी लायबिलिटी है। और प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। दोनों ही केस में लायबिलिटी जो है वो शेयर के द्वारा लिमिटेड की गई है। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी हैं। साथियों, मेजॉरिटी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाई शेयर्स ही होती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती हैं। इसमें जो पार्ट मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। और इसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें प्रॉपर तरीके से कितने मेंबर्स होंगे वो और कितना शेयर कैपिटल है, ये सब कुछ जो है उसमें मेंशन होना चाहिए।
अनलिमिटेड लायबिलिटी में फिर वैसा ही केस बन जाता है जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऐसे ही अनलिमिटेड कंपनी का फीच में भी जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अब तीसरा है लायबिलिटी के बेसिस पे तीसरा टाइप जो है वो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ सच अमाउंट एज मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अब जब लायबिलिटी के बेसिस पे जो तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास वो है लाइव कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इस केस में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बनाया होता है उसमें क्लियर कट ये मेंशन किया जाता है कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो उस केस में जो मेंबर हैं उनमें किस मेंबर की कितनी लायबिलिटी होगी वो उसमें मेंशन किया जाता है। उतनी गारंटी, उस अमाउंट की गारंटी जो है वो मेंबर लेता है, पर्टिकुलर मेंबर। और उस अगर फर्दर अगर कंपनी कभी लिक्विडेशन में जाती है तो जितने अमाउंट की गारंटी उस मेंबर ने ली है उतनी ही उसकी लायबिलिटी बनेगी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट कैच पॉइंट जो है वो यही है कि वो सारी चीज़ें जो हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन होना चाहिए। इट मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो सकता है या नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। तो अगर गारंटी के हिसाब से है तो फिर जितनी की गारंटी मेंबर ने ली है उतनी उसकी लायबिलिटी होगी इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं? जो साथियों तीसरा टाइप है जिसमें हमने पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड किया था कंपनीज को, तो उसमें आते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो प्राइवेट कंपनी की है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई हैं। और ये वो कंपनीज होती हैं जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि उनके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। साथ ही ये प्रिवेंट करते हैं कि पब्लिक एट लार्ज उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकती, यानी कि पब्लिक आईपीओ जो वगैरह जो आते हैं वो इनके नहीं आएंगे, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज के नहीं आएंगे। सेक्शन फर्दर सेज दैट प्राइवेट कंपनीज कैन हैव अ मैक्सिमम 200 मेंबर। मैक्सिमम जो है वो 200 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनीज के, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। कुछ प्राइवेट कंपनी 1 पर्सन कंपनी भी होती हैं, सिंगल पर्सन कंपनी, उनको छोड़ के बाकी जो मैक्सिमम जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके मेंबर जो हैं मैक्सिमम 200 तक उनकी संख्या जा सकती है। पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं? पब्लिक कंपनीज सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन की गई हैं। इनके जो हैं मिनिमम 7 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, यानी कि 7 शेयर होल्डर हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितने भी शेयर होल्डर या मेंबर हो सकते हैं। और जनरली ये कंपनीज जो होती हैं, पब्लिक कंपनीज जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और उनके शेयर्स जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, स्टॉक पे ट्रेड होते हैं। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है पब्लिक कंपनीज की। गवर्नमेंट कंपनीज साथियों कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइन की गई हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इनमें बस इतना ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कंपनीज का मतलब है कि 51% स्टेक जो है किसी कंपनी में अगर गवर्नमेंट के पास है तो हम उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। फॉरेन कंपनी कौन सी होती हैं? फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनी साथियों वो होती हैं जो कि इनकॉर्पोरेट तो बाहर हुई हैं इंडिया के, इंडिया से बाहर वो बनाई गई हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस जो है वो इंडिया में कर रही हैं, या तो डायरेक्टली कर रही हैं या अपनी कोई सब्सिडरी के थ्रू कर रही हैं। तो वो जो है वो फॉरेन कंपनी उनको हम कहेंगे। 1 पर्सन कंपनी साथियों सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है इनको। और 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कि एक पर्सन है जो सिंगल मेंबर कंपनी है, उनको हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। और ये जो है मेजॉरिटी जो इनके जो फीचर्स हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही हैं, एक्सेप्ट इसमें बस ये है कि सिंगल पर्सन इसको मेंबर होता है, सिंगल पर्सन ही इसका मेंबर होता है।
अब स्मॉल कंपनी साथियों किन्हें कहेंगे? स्मॉल कंपनी जो है वो डिफाइन की गई हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो एज पर दिस सेक्शन स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। तो जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में स्मॉल कंपनीज़ के बारे में कहा गया है, उनकी 3 कंडीशन दी गई हैं। पहला तो ये है कि वो जिनका पेड अप कैपिटल जो है वो कंपनीज़ जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, जो पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी कि स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, पब्लिक कंपनी नहीं है और जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रहा है, या फिर और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कोई और हायर अमाउंट अगर प्रिस्क्राइब किया गया है किसी लॉ के अंडर किसी प्रोविज़न में, विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज़। तो अगर 50 लाख से हायर का प्रोविज़न कहीं है तब भी वो 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन इसमें है स्मॉल कंपनीज़ के लिए, वो है कि इनका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए, या फिर और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 100 करोड़। तो या तो 2 करोड़ या फिर अगर कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है उस केस में भी ये 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता। तो साथियों ये अलग अलग तरह की कंपनीज़ थी, इनके बारे में हमने जाना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में। साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।